Assalamu alaikum dear students. I welcome you all in today's video. We will continue the previous topic as we have discussed in a previous lecture about the how many parties should we have. Let us continue this topic, and today we will discuss about the different party systems. हर एक कंट्री में अलग अलग एक पार्टी सिस्टम होता है। तो पार्टी सिस्टम का मतलब होता है कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक कंट्री में होती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ कहीं हो सकती है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। जिन कंट्रीज़ में एक पॉलिटिकल पार्टी होती है उस पार्टी सिस्टम को कहते हैं यूनी पार्टी सिस्टम। यूनी पार्टी सिस्टम का मतलब होता है सिंगल पार्टी सिस्टम। चाइना की एग्जांपल लें तो वहाँ पे है कम्युनिस्ट पार्टी। वही कम्युनिस्ट पार्टी एक पीरियडिक इलेक्शंस के बाद फिर से इलेक्शंस कंटेस्ट करती है, फिर जीतती है। तो यूँ कहेंगे कि वहाँ पे एक ही पार्टी सिस्टम है और वहाँ पे एक ही पार्टी फंक्शन करती है और इलेक्शंस कंटेस्ट करती है और साथ ही में रूल भी करती है। एंड दैट्स नॉट अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, दैट्स कॉल्ड कम्युनिस्ट सिस्टम। और वो कौन सी पार्टी है? दैट्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। हर किसी अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री में कम से कम दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक पार्टी हुई तो कंपटीशन नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा तो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी तो ओबियसली चांसेस होते हैं बैड गवर्नमेंट के। हर एक कंट्री में ऐसा नहीं है, कहीं पे एक अच्छी पार्टी भी काम करती है। अच्छी पार्टी अगर अकेली भी हो तो काम करती है। लेकिन जो आज 21st सेंचुरी में जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है वहाँ पे एटलीस्ट दो पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। खैर, जिन कंट्रीज़ में एक पार्टी फंक्शन करती है उस सिस्टम को यूनिपार्टी सिस्टम कहते हैं या सिंगल पार्टी सिस्टम। कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी है जहाँ पे कंपटीशन हमेशा, पॉलिटिकल कंपटीशन हमेशा दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में होता है। यानी पूरी कंट्री में दो पॉलिटिकल पार्टीज़ मेनली फंक्शन करते हैं, मेनली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो दो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है। ऐसी एग्जांपल हमें मिलती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और यूनाइटेड किंगडम्स, जहाँ पे दो पॉलिटिकल पार्टीज़ काम करती है। तो जब दो पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में हों तो उसको हम कहते हैं बाई पार्टी सिस्टम। बाई का मतलब होता है टू, तो इसको हम कहते हैं टू पार्टी सिस्टम भी। तो कहाँ ये एग्जांपल मिलती है? यूएसए एंड यूके। तीसरा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम कहलाता है मल्टी पार्टी सिस्टम। इसका दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं मैनी पार्टी सिस्टम। मैनी या मल्टी मतलब एक ही है, दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़। तो जब एक कंट्री में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, दो से ज़्यादा, तीन चार पाँच जितनी भी होंगी, दैट्स कॉल्ड मल्टी पार्टी सिस्टम। हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है और हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो गवर्नमेंट जो बनती है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर बनाती हैं। यानी मल्टी पार्टी सिस्टम में कभी ऐसा भी होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिलते हैं, मेजॉरिटी सीट्स नहीं मिलती। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो किसी पार्टी के नहीं होते हैं, ये सब मिलकर एक गवर्नमेंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कॉलिशन गवर्नमेंट। यानी कॉलिशन गवर्नमेंट वो होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं। वो भी तब जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी सीट्स ना मिली हों। ठीक। तो इसी तरह से इस मल्टी पार्टी सिस्टम में और एक चीज़ भी होता है। एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंट्रोल में रखती है और कोशिश करती है कि पूरी कंट्री में इनकी गवर्नमेंट बने। से फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की।
इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ साथ बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ है जो इनके साथ जुड़ी है, और जब कभी कांग्रेस गवर्नमेंट बनाती है तो कोशिश करती है पूरी कंट्री में हमारी गवर्नमेंट हो। अब हर जगह पे कांग्रेस तो जीत नहीं सकती, इसलिए छोटी छोटी लोकल पार्टीज़ को अपने साथ मिला देती है, जोड़ती नहीं है बल्कि उनको अपने इन्फ्लुएंस में ले लेती है, उनके साथ एक कंप्रोमाइज़ करती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको बोलते हैं अलायंस। यानी जब एक बड़ी सी पॉलिटिकल पार्टी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनके साथ हाथ मिलाकर गवर्नमेंट बनाती है पूरी कंट्री में, इसको हम बोलते हैं अलायंस, या इसका दूसरा नाम होता है फ्रंट। इसको फ्रंट भी कहते हैं, इसको अलायंस भी कहते हैं। हिंदुस्तान में इस तरह की दो फ्रंट्स है या दो अलायंसेस काफ़ी मशहूर है। एक है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसको एनडीए सरकार या एनडीए गवर्नमेंट कहते हैं, और दूसरी है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए गवर्नमेंट, और तीसरी है लेफ्ट फ्रंट। लेफ्टिस्ट्स हम बोलते हैं रेडिकल्स को, सोशलिस्ट्स को। तो हिंदुस्तान में सोशलिस्ट भी बहुत है, आपने सुना होगा सीपीआईएम, सीपीआईएम है यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये लेफ्टिस्ट पार्टीज़ कहलाती है, दीज आर कॉल्ड लेफ्टिस्ट्स। एनीवेज, तो जब कम इकनो ये पार्टीज़ जब कभी गवर्नमेंट बनाती है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, इनके अपनी अपनी सिस्टम कंसर्न पार्टीज़ होती है, छोटी छोटी पार्टीज़ होती है स्टेट्स में, जिनको ये कंट्रोल करते हैं और पूरी कंट्री में गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करती हैं। इस तरह की गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ बनती है मल्टी पार्टी सिस्टम में। तो मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मेसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। बिल्कुल, ये मल्टी पार्टी सिस्टम में कभी प्रॉब्लम्स भी नज़र आती है, जैसे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस में आ गई, अब पता नहीं चल रहा है किसको वोट डाले, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। यानी इतनी चॉइस मिल रही है एक वोटर को कि वो कंफ्यूज हो रहा है मैं किसको वोट दूं। ठीक है, एक तो हो गया ये। दूसरा, ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोट के लिए डिवाइड करते हैं सोसाइटी को, कभी कभार फैमिलीज़ को भी। यानी एक फैमिली में अगर 3 या 4 मेंबर्स हैं तो 4 मेंबर्स 4 पॉलिटिकल पार्टीज़ के बन जाते हैं, चाहे वोटर्स बने, मेंबर्स बने या फिर फॉलोअर्स बने, तो डिवाइड कर लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, और आज के पॉलिटिक्स की तो बात ही नहीं है। एज़ यू नो, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो पॉलिसीज़ प्रोग्राम से ज़्यादा दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनकी वीकनेसेस को एक्सपोज करते हैं, उनकी करप्ट एक्टिविटीज़ को लोगों तक पहुंचाते हैं। इस तरह से वो एक दूसरे को ही टारगेट बनाते हैं, न कि वो कोई अच्छी सी पॉलिसी लेकर आए या फिर कोई अच्छा सा काम करके दे दें। एनीवेज, at the same time, this system allows a variety of interests and opinions to enjoy political representation. हालांकि ये मल्टी पार्टी सिस्टम बहुत अच्छा भी है किसी रीज़न में, कि एक पर्सन को बहुत सी चॉइसेस मिलती है, लेकिन इतनी भी चॉइस नहीं मिलना चाहिए कि इंसान फिर कंफ्यूज हो जाए मैं क्या करूं। इतने भी उसको लीडर्स सामने नहीं आने चाहिए कि वो सोचेगा कि चलो बेहतर है मैं किसी को वोट ही ना दूं। कहीं ऐसा ना हो कि वोटर से ज़्यादा अब पॉलिटिशियंस नज़र आएँ, तो ये प्रॉब्लम होती है एक मल्टी पार्टी सिस्टम में। हालांकि बहुत सारे ओपिनियंस मिलते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग पॉलिटिक्स में आएंगे उतने ज़्यादा ओपिनियंस होंगे, उतनी आइडियोलॉजीज़ होंगी, उतनी ही नई पॉलिसीज़ होंगी, लेकिन दूसरी ओर ये कंफ्यूज भी करते हैं। So each country develops a party system that is conditioned by its special circumstances. हर एक कंट्री का अपना एक सिनेरियो होता है, एक पॉपुलेशन लिमिट होता है, अपने एक टेरिटोरियल बाउंड्रीज होती है, या अपने कुछ जो सोशल या कल्चरल फैक्टर्स होते हैं जिसके बिना पर वो पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाते हैं। जैसे मैं बताऊंगा, कोई कंट्री है, वहाँ पे आलमोस्ट 90 या 80% के लोग एक ही रिलीजन, एक ही कल्चर, एक ही लैंग्वेज, एक ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हैं, यानी उनमें कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस कम है, तो यहाँ 2 पार्टी सिस्टम चल सकता है। लेकिन ऐसी कंट्री में क्या करें जहाँ पे कल्चर्स डिफरेंट हो, लैंग्वेजेस डिफरेंट हो, फूड हैबिट्स डिफरेंट हो, रिलीजन्स डिफरेंट हो, तो ऐसी सिचुएशन में
बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अलग अलग लोगों के जो ग्रुप्स हैं उनको पॉलिटिकली अवेयर कराएं और इस तरह से वो जिसको हम कहते हैं पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन्स जिसको हम कहते हैं, तो वो पॉसिबल हो सके। यानी हर कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम सेम नहीं होता, ये डिफ़र करता है ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जियोग्राफी या जो बाकी फीचर्स होते हैं एक कंट्री में उन पे डिपेंड करता है। For example, if India has evolved a multi-party system, it is because the social and geographical diversity in such a large country is not easily absorbed by two or even three parties. बिल्कुल, क्योंकि हिंदुस्तान को कहा जाता है कि डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स कंट्री हम उसको बोलते हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के लोग, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग, डिफरेंट कल्चर्स के लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ एक या दो या तीन पार्टीज़ काम नहीं कर सकती, यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम ज़रूरी है क्योंकि हर सोसाइटी की अपनी एक आइडेंटिटी है, उनकी अपनी एक पार्टी भी होनी चाहिए। तो ऐसा ही यही रीज़न है जिसकी वजह से हिंदुस्तान में मल्टी पार्टी सिस्टम है। सो नो सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज़ एंड ऑल सिचुएशंस। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हर कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम हो ये भी ठीक नहीं, हर कंट्री में सिंगल पार्टी सिस्टम या यूनी पार्टी सिस्टम या बाई पार्टी सिस्टम हो ये भी ठीक नहीं। तो ये सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कहाँ कैसी पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है। तो अब हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। नॉर्मली देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के दो टाइप्स होते हैं। अभी इससे पहले हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स, पार्टी सिस्टम्स, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के टाइप्स। तो एक पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है नेशनल पार्टी या नेशनल पार्टीज़, और दूसरी को हम बोलते हैं स्टेट पार्टीज़। तो चलिए नेशनल पार्टीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नेशनल पार्टी वो पार्टी होती है जिसकी इन्फ्लुएंस पूरी कंट्री में हो, यानी जो पूरी कंट्री में लोगों को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखती हो, जो पूरी कंट्री में कहीं पे भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कंटेस्ट करने की ताकत रखती हो, या फिर किसी भी स्टेट में इसको इलेक्शंस कंटेस्ट करने की इजाज़त हो। यानी वी कैन से that a national party is that party that can contest elections in every part of the country and can influence the people. So इसको हम बोलते हैं नेशनल पार्टी। तो हिंदुस्तान में इस तरह की बहुत सी पार्टीज़ है, देखेंगे वो। So democracies that allow a federal system all over the world tend to have two kinds of political parties. Parties that are present in only one of the federal units and parties that are present in several or all units of the federation. तो फेडरलिज्म जो कि चैप्टर आपका पहला भी है, तो दूसरा फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर्स जो बिटवीन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के, यानी डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट है। नेशनल लेवल पे एक गवर्नमेंट है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, स्टेट लेवल पे एक और गवर्नमेंट है जिसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स भी हैं। तो खैर नेशनल लेवल पे कुछ पार्टीज़ होती हैं जो बहुत सारे स्टेट्स में भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती हैं, पूरी कंट्री में भी कर सकती हैं, जबकि स्टेट गवर्नमेंट में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो सिर्फ अपने ही स्टेट में इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकती हैं, फंक्शंस कर सकती हैं, रन कर सकती हैं। तो यहाँ डेफिनेशन क्लियर हो गई। जो पार्टी पूरी कंट्री में या बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सके, कंटेस्ट कर सके, वो नेशनल पार्टी, और जो किसी पर्टिकुलर स्टेट में या एक या दो स्टेट्स में अपनी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सके, दैट्स कॉल्ड स्टेट पार्टीज। तो दीज पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स। हर एक नेशनल पार्टी के यानी कंट्री वाइड पार्टी के अपनी कुछ पॉलिटिकल यूनिट्स होते हैं, अपने कुछ ऑफिसेज होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट हर स्टेट में इसके होते हैं मोस्टली। ज़रूरी नहीं है कि हर पार्टी को हो, लेकिन ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि इनके ऑफिसेज हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं,
ताकि लोगों में वो बात कर सकें, लोगों को वो इन्फ्लुएंस कर सकें और लोग इस पार्टी को वोट दे सकें. But by and large, all these units follow the same policies, programs and strategy that is decided at the national level. जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, तो जितने भी ये इसके मेंबर्स होते हैं स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये सारे नेशनल प्रोग्राम्स को फॉलो करते हैं. यानी जो नेशनल पार्टी होती है वो नेशनल लेवल पे, यानी उनका एक बड़ा ऑफिस जो होता है मोस्टली होता है वो किसी एक स्टेट में होता है, ख़ास तौर पे पॉलिटिकल सिटी जिसको हम कहते हैं कैपिटल सिटी, वहाँ पे होता है. तो जो पॉलिसीज़ वहाँ बनती है, जो बड़े लीडर्स बनाते हैं, वही ये डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के मेंबर्स भी फॉलो करते हैं. सो एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन. हर एक पॉलिटिकल पार्टी को ज़रूरी होता है कि वो इलेक्शन कमीशन में अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं. पार्टी का नाम, पार्टी का सिंबल, ये सारी चीज़ें उनको मिलती है रजिस्ट्रेशन के बाद. So while the commission treats all parties equally, it offers some special facilities to large and established parties. हालांकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सेम ट्रीट किया जाता है, लेकिन जो खास पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, एग्जांपल लेंगे इंडिया की तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, CPIM है, BJP है, तो इनको हम लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ कहते हैं. तो इनके साथ ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है, इनमें थोड़ी सी स्पेशल फैसिलिटीज़ मिलती हैं. सो दीज पार्टीज़ आर गिवन अ यूनिक सिंबल. उनका एक अलग सिंबल होता है. जैसे किसी का निशान हल है यानी प्लॉ, किसी का निशान हैंड्स है जैसे कांग्रेस का शेकिंग हैंड्स, किसी का इसी तरह से लोटस है जैसे BJP का. तो दीज आर कॉल्ड यूनिक सिंबल्स. ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ दैट पार्टी कैन यूज़ दैट इलेक्शन सिंबल. सिर्फ वही मेंबर्स इन सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्शंस में जो इस पार्टी के ऑफिशियल मेंबर्स हों, ऑफिशियल कैंडिडेट्स हों, जिनको हक दिया गया है पार्टी ने, पार्टी के लीडरशिप ने हक दिया है, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है कि आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो नेशनल पार्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा. ऑलमोस्ट पूरी कंट्री में इनके इलेक्शंस में कंटेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. दूसरा, इनके जो यूनिट्स होते हैं, ऑफिस होते हैं, सब ऑफिस होते हैं, वो ऑलमोस्ट हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं और फॉलो करते हैं वही प्रोग्राम्स, वही पॉलिसीज़ जो नेशनल लेवल पे बनते हैं. हर एक पॉलिटिकल पार्टी की रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है. रजिस्ट्रेशन के बगैर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, वो वेलफेयर एक्टिविटीज़ में नहीं कर सकती है, वो सिंपली एक सोशल एक्टिविस्ट पार्टी हो सकती है तब तक जब तक कि रजिस्ट्रेशन ना हो. हर एक पार्टी का अपना एक सिंबल होता है और एक ऑफिशियल कैंडिडेट्स भी होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, यानी कौन सा मेंबर होगा जो पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा इलेक्शंस में. तो इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम आगे भी बढ़ाएंगे स्टेट पार्टीज़ में. यहाँ हम सिर्फ आज नेशनल पार्टीज़ की बात करेंगे हिंदुस्तान की. तो पार्टीज़ दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज़ आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस. तो वैसली इलेक्शन कमीशन इनको रजिस्टर कर लेता है और फिर इनको कहते भी हैं रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़. तो पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए कुछ रूल्स भी होते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ द कंट्री फिक्स करता है कि पार्टी बनाने के लिए क्या होना चाहिए, पार्टी इलेक्शंस में आने के लिए क्या होना चाहिए, कौन सी पार्टी नेशनल होगी, कौन सी पार्टी स्टेट की होगी, या कौन सी पार्टी को हम नेशनल लेवल की बताएंगे, कौन सी पार्टी को हम स्टेट लेवल की बताएंगे. तो ये सारी चीज़ें मेंशन होती है. तो दो कंडीशंस यहाँ पे दी गई है, वो आप देख सकते हैं. A party that secures at least 6% of the total votes in an election to the legislative assembly or of a state and wins at least 2 seats is recognized as a state party. जब एक पॉलिटिकल पार्टी स्टेट लेवल पे कम से कम 6% वोट्स के साथ जीतेगी और कम से कम 2 सीटें ये जीतेगी, तो इसको नाम दिया जाता है स्टेट पार्टी. यानी स्टेट पार्टी बनने के लिए ज़रूरी है कि एक पॉलिटिकल पार्टी कम से कम वो 6% वोट्स हासिल करें और कम से कम 2 सीट्स स्टेट लेवल पे इसको मिल जाए. उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस या असेंबली इलेक्शंस जिसको आप कहते हैं. इसी तरह से जिसको नेशनल पार्टी बनना है उसको भी 6% वोट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये 6% वोट पाने के बाद उनको चाहिए कि कम से कम 4 सीटें
वो जीत जाए एट लीस्ट 4 स्टेट से। और ये कौन से इलेक्शंस में? लोकसभा इलेक्शंस में। ठीक है, तो लोकसभा इलेक्शंस में कम से कम 4 सीटें 4 स्टेट्स से जीतना ज़रूरी है। उसमें कम से कम 6% वोट्स के साथ, तो तब जाके उस पार्टी को नेशनल पार्टी डिक्लेयर किया जाता है। ठीक, तो क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो 2018 में 2018 में क्लासिफिकेशन दी गई थी, तो हिंदुस्तान की कुछ खास नेशनल पार्टीज़ हैं, उनका लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो शॉर्टकट में आईएनसी है, ऑल इंडिया ट्राइनमोल कांग्रेस एआईटीसी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लीडिंग पार्टीज़ हैं हिंदुस्तान की, जिनको नेशनल पार्टीज़ का टाइटल मिला है, बिकॉज दे कैन कंटेस्ट इलेक्शंस either in more than 6 or 4 or 5 states or in the whole country। तो या तो वो पूरी कंट्री में इलेक्शन कर सकते हैं कंटेस्ट, या फिर कुछ ज़्यादा स्टेट्स में, 4 से ज़्यादा स्टेट्स में। तो यहाँ हमने आज पढ़ा पॉलिटिकल पार्टीज़, पार्टी सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। इसमें हमने पढ़ा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। तो एक स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए कितने वोट्स की ज़रूरत है? 6% वोट्स की ज़रूरत है। किस इलेक्शन में? असेंबली इलेक्शंस में कम से कम 2 सीट्स का जीतना ज़रूरी है, तब जाके बन सकती है स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। अगर यही जीतने के बाद अब नेशनल पार्टी बनना चाहेगी, तो 6% वोट्स का जीतना ज़रूरी है लोकसभा इलेक्शंस में, और कम से कम 4 सीटें, वो भी 4 स्टेट्स से जीतना ज़रूरी है, तब जाके बनेगी ये एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। हम इस टॉपिक को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, एंजॉय द डे, अल्लाह हाफिज़।